अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो, जब वाटर इस तरह से लगा हुआ होता है तो लास्ट क्लास में भी बताया होगा कि इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसको जो है हम पूरा एक फॉर्मूला मानते हैं। तो अगर इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहेगा तो मैं इसमें वाटर का भी मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। जैसे कॉपर का होता है 64, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 into 16 हो जाएगा। और वाटर का, हाइड्रोजन इसमें 2 into 1 और 16 into 1 ऑक्सीजन का, तो ये इस वाटर के पूरे एमआर से जो है ना ये 5 मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इस वाटर को वो अक्सर क्वेश्चंस में कहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये नाम याद रखना, अगर ये नाम आ जाए तो पहचान जाना कि दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है आ वॉल्यूम ऑफ इथेन। देखो, हम लोगों की बात हुई थी मोल्स पढ़ते वक्त कि पहले तो एक ये लाइन याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, एंड 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। और 1 मोल में 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस होते हैं। और 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। लेकिन ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। अच्छा, अब देखो इसमें इसने कहा है आ वॉल्यूम ऑफ इथेन। अब आ वॉल्यूम ऑफ इथेन का क्या मतलब है? देखो, रिकॉल करो, हम लोगों ने बात की थी कि अगर मेरे पास कोई भी गैस हो 1 मोल की, जैसे कि 1 मोल ऑफ अमोनिया है या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का जो मास होगा वो अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, जो कि आता है 17 ग्राम्स। के नाइट्रोजन 14 होता है और हाइड्रोजन 3 into 1 17 ग्राम्स। और इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया हो और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, उनका मास, उनके मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर होता है। लेकिन 1 मोल की चाहे कोई भी गैस हो ना, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस, बेशक डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन अगर उनका 1 मोल है तो वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे ना वो सेम ऑक्यूपाई करेंगे, 24 डेसीमीटर क्यूब 24 डेसीमीटर क्यूब। मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया भी 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। दो के इनके मासेस डिफरेंट हैं। 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास 17 ग्राम है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है, जो कि इनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सेम होगा। तो अगर किसी भी गैस के लिए आपको बोला जाए कि वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 मोल ऑफ अमोनिया है और 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दोनों के 2 2 मोल्स हैं, तो दोनों का वॉल्यूम जो होगा ना वो इक्वल होगा। जैसे 2 into 20 48 हो जाएगा। 48 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया का भी होगा वॉल्यूम, और 48 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा, अगर मोल सेम है। तो बताने का मकसद क्या है इस बात को, कि मोल्स अगर सेम है किसी भी गैस के तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? इफ मोल्स ऑफ एनी गैसेस आर इक्वल, तो उनका वॉल्यूम्स आर आल्सो इक्वल। समझ आई ये वाली बात? तो इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि अ वॉल्यूम ऑफ इथेन, मतलब यहाँ से इस बात का क्रक्स ये है कि चाहे कोई भी गैस हो, अगर उनके मोल सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन मासेस डिफरेंट होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट होंगे। अब वही कह रहा है आ वॉल्यूम ऑफ मीथेन। अब आ वॉल्यूम का क्या मतलब है? तो कोई क्वांटिटी नहीं बता रहा वॉल्यूम की, बस आ वॉल्यूम ऑफ इथेन कह रहा है। तो वॉल्यूम को जो है ना वो वर्ड वॉल्यूम को मोल्स के वर्ड के साथ भी यूज करता है। मतलब अगर मैं मोल्स का वर्ड यूज करूं, अगर मैं बोलूं आ का मतलब होता है 1, तो अगर मैं बोलूं 1 मोल या 1 वॉल्यूम, इसका मतलब एक ही है। तो अगर उसने लिखा हुआ है आ वॉल्यूम ऑफ इथेन, इसका मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास इथेन का वॉल्यूम है, उसका एट आरटीपी हैज अ मास ऑफ 20 ग्राम। आगे ही कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन। दोनों के वॉल्यूम की बात कर रहा है, मतलब इथेन भी जो है ना वो गैस है, जब भी तो कह रहा है एट आरटीपी। और
प्रोपीन जो है वो भी गैस है, जब भी उसको कह रहा है आरटीपी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ इथेन हैज अ मास 20 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोपीन। मतलब जितना वॉल्यूम इथेन का है उतना ही वॉल्यूम कितना है प्रोपीन का। तो जब वॉल्यूम इक्वल है और ये गैसेस है आरटीपी पे, तो इनके मोल्स भी इक्वल होंगे। बस ये बात समझनी है इस क्वेश्चन में। सही है, वो कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम है तो इनके मोल्स भी इक्वल होंगे। अब इथेन जो है C2H6, अगर आप उसके मोल्स देखो यहाँ पे, तो उसके मोल्स कैसे निकालोगे, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 2 × 12 + 6 × 1, तो यह आ जाएगा 30 ग्राम। तो इथेन के मोल कैसे निकालोगे, मास दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन 20 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारे पास आ जाता है 0.667 मोल्स। जो इथेन का वॉल्यूम है वही प्रोपीन का भी वॉल्यूम है, मतलब जो इथेन के मोल्स हैं वही प्रोपीन के भी मोल्स होंगे। तो प्रोपीन के मोल्स जो कि C3H6 है, उसके मोल्स भी 0.667 होंगे। और वो ये कह रहा है कि प्रोपीन का मास बताओ। जब आपको प्रोपीन के मोल्स पता चल गए तो उसका मास निकालने के लिए भी मास ओवर मॉलिक्यूलर मास कर दो। प्रोपीन का मॉलिक्यूलर मास आप उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो कि 3 × 12 + 6 हो जाएगा। ये आ रहा है हमारे पास 42 ग्राम। मोल्स प्रोपीन के उतने ही हैं जितने के इथेन के, विच इज 0.667। मास आपने निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपने फॉर्मूले से निकाल लिया 42। या आपके पास आ जाएगा मास 28 ग्राम। सी इज द आंसर। देखो मैं कुछ फिजिकल क्लास वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ जो है नए करवाऊंगा। ठीक है, सारे के सारे वो नहीं करवाऊंगा जो मैंने आज फिजिकल क्लास में करवाए नॉर्थ कैंपस में और जौहर कैंपस में। तो फिजिकल क्लास देखो मैंने इसलिए कहा था कि आप फिजिकल क्लासेस भी लो और ये वाली भी लो, ऑनलाइन भी लो, ताकि हमारा नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो बढ़ जाए। सही है। अब एक बात बताओ, किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आगे बढ़े। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते रहते हैं। इसमें वो कहता है परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की अगर परसेंटेज निकालनी हो, जरूरी नहीं नाइट्रोजन की हो, इस केस में नाइट्रोजन की है, तो किस तरह से निकालोगे। जैसे इसका ऑप्शन ए है ना, NH4 (2 HP O4), तो परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है ना, इसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो, फास्फोरस भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट की परसेंटेज निकाल रहा है। तो वो आप कैसे निकालोगे, इस पूरे फॉर्मूले में नाइट्रोजन देखो कितने हैं, 2 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 2 × 14 डिवाइडेड बाय इस पूरे फॉर्मूले से जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो निकालो। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो वो मॉलिक्यूलर मास उन्होंने निकाल के दिया हुआ है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में नहीं भी निकाल के देता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस एलिमेंट की भी परसेंटेज निकालनी है, उसके नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द होल कंपाउंड। वो डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी उसकी, जैसे मैथ्स में सिंपल परसेंटेज निकालते हो। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं, तो वो वैसे तो दिया हुआ है इसमें 132, लेकिन ख्याल रखना अगर मुझे एम आर निकालना है तो वो पूरा हो जाएगा 2 × 14 नाइट्रोजन है
हाइड्रोजन है 4 2 8 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 9 into 1 फॉस्फोरस एक ही है, 31 into 1 प्लस 4 into 16 ऑक्सीजन। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ये निकाल के दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली ये रख देना है 2 into 14 डिवाइडेड बाय 132 into 100। इस तरह से आपने बी सी डी सब में परसेंटेजेस निकालनी है, और जिसमें कह रहा है कंटेन द ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, वो आपका आंसर होगा। अच्छा, इस ज्यादातर एमसीक्यू जिस तरह के आते हैं उसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, अगर इसको जरा स्मार्टली देखो, अगर मैथमेटिकली इसको चीज को देखो, तो इसमें नाइट्रोजन 2 है, तो 2 into 14 डिवाइडेड बाय एम आर जो दिया हुआ है 132 into 100। ऑप्शन बी को देखो, तो उसमें भी नाइट्रोजन जो है पूरे फॉर्मूले में 2 ही है, तो वो भी 2 into 14 डिवाइडेड बाय 132 into 100। ऑप्शन सी जो है उसमें नाइट्रोजन देखो 2 दिए है, तो उसका भी 2 into 14, लेकिन उसका एम आर जो दिया हुआ है ना वो 80 दिया हुआ है। इसी तरह जो ऑप्शन डी है उसमें भी नाइट्रोजन देखो 2 ही दिए हुए, तो 2 into 14 डिवाइडेड बाय, और एम आर दिया हुआ है 60। अब आपको ना तो ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली देखो इस चीज को, तो न्यूमरेटर तो सबका सेम है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा उसका पूरी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो ये डी ऑप्शन देखने में पता चल रहा है। मतलब ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तुमने यहाँ से देखा कि सब में 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, दो सब में 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, जिसका एमआर सबसे छोटा है, उसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन सबसे बड़ा होगा। सही है। दो दो पार्ट्स लेकर या तो चारों पार्ट्स लेकर कंपेयर करोगे, दो पार्ट्स कैसे कंपेयर करोगे? समझा नहीं मैं, अली आपकी बात जरा समझाओ, क्या कहना चाह रहे हो? अली बता रहे हो, माइक खोल के बता दो, जल्दी हो जाएगा काम। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहे थे एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। अब किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का जो मास होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो मास होगा वो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। अब यहाँ पे कंपाउंड तो उसने मुझे दिया नहीं है, मतलब कहने का क्या है कि कोई भी अगर मेरे पास कंपाउंड है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका मास निकालने के लिए आप 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको उस कंपाउंड का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें तो नहीं दिया हुआ, इसमें तुम्हें ये बताया हुआ है कि एक एलिमेंट है एल और एक एलिमेंट है एम। तो पहले आप इससे फॉर्मूला निकालोगे, जैसे एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में हमने फॉर्मूला बनाना सीखा है ना, वैसे ही आप पहले फॉर्मूला बनाओगे। अब देखो प्रोटॉन नंबर तो लिखे हुए हैं ना इसके, तो आप जब प्रोटॉन नंबर आपके सामने है तो आप एलिमेंट पहचान सकते हो। जैसे प्रोटॉन नंबर 3 है, तो आप प्रोडिक टेबल में देखोगे वो लिथियम का होता है, और लिथियम ग्रुप बन के है तो उस पर चार्ज आएगा +3। और ये वैसे भी पता चल रहा है ग्रुप बन का, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एम जो है वो, उसका प्रोटॉन नंबर 8 है, 8 प्रोटॉन्स है उसके पास, मतलब 8 प्रोटॉन्स देखो प्रोडिक टेबल में तो वो ऑक्सीजन का होता है, मतलब ये जो है O2 नेगेटिव ऑक्साइड आइन बनाएगा। अब हमें पता है कि ग्रुप 1 2 3 ये ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कोई एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता है ग्रुप 5 6 7 के साथ, तो वो आयनिक बॉन्ड बनता है। एल जो है वो ग्रुप 1 का है, लिथियम है जो, और एम जो है वो ग्रुप 6 का है, ऑक्सीजन है।
तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए मैंने इनके चार्जेस बनाए। अभी लिथियम का जो है ना +1 है, सॉरी +3 लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ग्रुप 1 का है ना। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा आयनिक बॉन्ड, तो कैसे बनाएगा, Li+1 और O-2। तो इसका फॉर्मूला तुम लोगों ने एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड से बनाना सीखा है। ये फॉर्मूला क्या होगा, Li2O। नाउ यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका बस मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, खत्म हो गई बात। तो लिथियम का मॉलिक्यूलर मास देखो यहाँ से भी पता चल रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए, दोनों को ऐड करो तो 4 + 3 7, तो 2 × 7। और M जो ऑक्सीजन है उसका देखो प्रोटॉन नंबर भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिए हुए हैं। तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, 8 + 8 हो जाएगा 16। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सही है, समझ आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अभी 30 ग्राम आ रहा है ये। देखो प्रॉब्लम है तो जल्दी पूछो ताकि मैं रिकॉल करवाऊं इस क्वेश्चन को, वरना आगे बढ़ते हैं। देखो इब्राहिम, आपको बात यहाँ तक समझ आई कि इसने कहा है कि आपने वो निकालने मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो 1 मोल का मास किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना जरूरी है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको उसने क्या दिया हुआ है, आपको उसने पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम दिया हुआ है, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये कौन से एटम्स हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से एटम्स हैं, तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। अब जैसे जो L है उसका प्रोटॉन नंबर 3 है। चलो अगर प्रोटॉन नंबर नहीं भी देखना है प्रोडक्ट टेबल से, तो L जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस L जो है वो ग्रुप 1 का है। और ग्रुप 1 का क्या चार्ज बनाता है, +1, मतलब L जो है वो +1 बनाएगा। और M जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो मतलब ये ग्रुप 6 का है, और ग्रुप 6 का जो चार्ज बनाता है वो -2 बनाता है, मतलब M जो है वो -2 बनाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, L2M। ठीक है, L का अब अगर इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो L का एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे, इसके प्रोटॉन भी दिए हुए न्यूट्रॉन भी दिए हुए, दोनों को ऐड कर दोगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ना एटॉमिक मास। 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, तो 4 + 3 7, तो 2 × 7। और M का मास नंबर कितना है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 8 + 8 16, 16। और M का 1 एटम है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर लो प्रोडक्ट टेबल से तो भी कर सकते हो ये काम, कि L जो है वो लिथियम है क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 3 है, लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 होता है। M जो है वो ऑक्सीजन है क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 8 है। ताकि ये देख के ये भी पता कंफर्म हो रहा है हमें कि ये L ग्रुप 1 का है और M जो है वो ग्रुप 6 का है। और ग्रुप 1 और ग्रुप 6 आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा। और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना हमने इस तरह से सीखा है, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, आ गई अब बात समझ? चलें आगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, एलिमेंट E फॉर्म्स अ हाइड्राइड EH4 which contains 90% by mass of E। मतलब अभी जो तुम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें परसेंटेज बाय नाइट्रोजन निकाल रहे थे, इसमें E जो है ना वो कोई एक एलिमेंट है जो कि उसने हाइड करा हुआ है। मतलब एलिमेंट E जो है वो प्रोडक्ट टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका सिंबल E हो। अब इसकी जगह कोई एलिमेंट होगा जो उसने छुपाया हुआ है हमसे। लेकिन हाइड्रोजन को हम जानते हैं, हाइड्रोजन उससे लिखा हुआ है और बताया हुआ भी है। इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ई। मतलब ई का जो एटॉमिक मास है, मुझे नहीं पता ही नहीं है मुझे ई कौन सा एलिमेंट है, तो मैं प्रोडक्ट टेबल से उसका एटॉमिक मास भी नहीं देख सकता। लेट्स से वो एक्स है, लेकिन हाइड्रोजन का उसने मुझे बता दिया है हाइड्रोजन। अब ये पता चल गया कि वो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड बना हुआ है। इट मीन्स के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मुझे पता है 1 और लिखा हुआ भी है उसने। मतलब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, अब ये जो फॉर्मूला है वो EH4 है।
मतलब एक ई है जो कि x इंटू 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 इंटू 4, लेकिन इसमें मुझे x नहीं पता ना। अब वो उसने मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ ई बताया हुआ है कि वो 90% है, मतलब पूरे फॉर्मूला में 90% मास जो है ना, 90% ऑफ मास जो है वो ई का है, और बाकी का 10% फिर किसका होगा, बाकी का 10% जो है वो हाइड्रोजन का होगा। 100% होते हैं ना टोटल, 90% ई का है, तो बाकी का 10% जो होगा वो हाइड्रोजन का हो जाएगा। और हाइड्रोजन का इस फॉर्मूले में 4 एटम्स हैं, इसका क्या मतलब है कि 10% जो मास है वो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मास कितना बनेगा 4 इंटू 1, तो बाकी का 90% मास कितना होगा, एक्स, ऐसे निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 10 इंटू एक्स, 90 इंटू 4, तो आ जाएगा 90 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, विच वुड बी 36। मतलब, और अच्छा एक्स के साथ जो है ना मल्टीप्लाई बाय 1, क्यों, क्योंकि ई जो है 1 है, हाइड्रोजन जो थे वो टोटल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, लेकिन टोटल नंबर हाइड्रोजन के 4 है। ई का एटॉमिक मास मैंने एक्स अज्यूम करा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ई जो है वो 1 है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर फॉर्मूले से करना चाहो, फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, वो 10% है, तो हाइड्रोजन इसमें 4 एटम्स हैं, तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द होल कंपाउंड। उसमें ई आपको नहीं पता, वो एक्स ले लिया आपने, मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ई का एक एटम है, और हाइड्रोजन 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इज इक्वल टू 10% आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, और 100 वाले जाके डिवाइड करा दो, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से सॉल्व करके भी एक्स निकाल सकते हो, जो कि उतना ही आएगा जितना हमने रेशियो मेथड से करा है। सही है, कुछ पूछना है किसी को इसमें? चलें आगे। अली, इब्राहिम, हसन, सबिहा, ताहा, बसीर, हमदान। सर, जी मैं एक पास्ट पेपर क्वेश्चन कर रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे CH4 है, तो उसमें इसका जी CH4 का जो मोल्स है वो तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन जी के मोल्स 4 है, तो ये कैसे ठीक, पॉसिबल है? देखो आपको ये वाली एग्जांपल याद है, 1 मोल ऑफ H2SO4 जो होता है उसको पानी में जब हम डालते हैं डिसोसिएट करता है, तो इसमें से कितने मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन निकलते हैं? 2 2 मोल्स। मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन। सही है। अब ये 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन है, 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन है, ये दोनों मिला के 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह कोई भी फॉर्मूला हो ना, CH4 है, अब अगर ये CH4 1 मोल है, तो इसके 1 मोल में से कार्बन का, देखो हम बोलने में तो बोल देते हैं कि कार्बन को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, एक एटम ऑफ कार्बन है, जब मैं MR निकाल रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, क्योंकि कार्बन का जो एटम यहाँ पे लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन का कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन देखो ये 1 एटम नहीं होता, ये 1 मोल ही होता है, और ये 4 मोल होगा। तो अगर कोई भी मेरे पास कंपाउंड है ना CH4 है, इसका क्या मतलब है कि इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन है और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। अब खुद एक बात बताओ ना, क्या आपको लगता है कि एक कार्बन एटम से, एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम मिला के क्या मैं 1 मोल ऑफ मीथेन बना सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने मीथेन मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 एक्सपोनेंट 23 मीथेन मॉलिक्यूल्स। तो क्या वो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम से बन सकते हैं? नहीं। वो कितने कार्बन एटम से बनेंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स प्लस 4 इंटू 6 एक्सपोनेंट 23 हाइड्रोजन एटम्स। समझ आई बात? जी सर। ठीक है। और उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि
नीचे इतने सारे मोल्स हो गए देखो। अब जैसे CH4 है तो ये मिल, इसका अगर 1 मोल बनाना है तो मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन होना चाहिए और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये नीचे काउंट नहीं करने बैठ जाना कि ये 1 मोल है, ये 4 मोल है तो 5 मोल हो गए, नहीं, ये 1 मोल ऑफ कार्बन और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलके 1 मोल ऑफ मीथेन बनाता है। वो जो हम चाय के कप की एग्जाम्पल नहीं करते हमेशा क्लास में, कि अगर मुझे 1 कप चाय बनाना है तो मैं उसमें 1 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड करूंगा और 2 टेबल स्पून जो है उसमें टी ऐड, मतलब जो पत्ती होती है वो ऐड करूंगा। तो ये 1 टेबल स्पून ये और 2 टेबल स्पून ये, लेकिन ये जब दोनों मिलाओगे तो चाय तो एक ही कप बनेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा 1 + 2 3 कप बन जाए। बस यही मॉलिक्यूल का भी हिसाब किताब। आई समझ? चलें आगे। यस। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1 मोल ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फाइड। हाइड्रेटेड क्या होता है? जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हो। कंटेन्स 162 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? अगर किसी चीज में 162 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वाटर के उसमें कितने मोल्स होंगे? तो मैं वाटर का MR होता है 18, तो 162 डिवाइड बाई 18 करो और इसके मोल्स निकालो, ये आएंगे 9। तो 9 मोल आ रहे हैं ये। अब 9 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डी में है हमारे पास। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के MCQs अक्सर जो है ना वो आ जाते हैं, तो जितने भी आए ना सारे कर लेना ताकि तुम्हारा एग्जाम में ना फंसे कुछ भी। अच्छा अब देखो ये इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ी सी मैथमेटिकल ज्यादा है क्वेश्चन, मोल से कम रिलेटेड है ना इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a sample of copper contains a metal impurity which is below copper in the reactivity series. The diagram shows the apparatus used for refining a sample. अब ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है, याद है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस? वो क्या होता है? जब इलेक्ट्रोड का मटेरियल उसी मेटल का हो जिसका मेटल आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट है यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, और हमने जो एनोड ली है वो भी कॉपर की ली है। तो ये केस जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का बन जाएगा, जिसमें से एनोड डिसॉल्व होगा और कैथोड पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। बहरहाल हमें इतना तो पता है कि एनोड डिसॉल्व होता है और कैथोड का मास बढ़ता है, तो इतना याद होना चाहिए कि मास ऑफ एनोड डिक्रीज होना है, क्योंकि इसमें से कॉपर निकलता जाएगा और कैथोड पे जाता जाएगा। लेकिन एनोड में जो इम्प्योरिटी है, मतलब कॉपर के अलावा अगर कुछ और है, तो वो नहीं जाएगा कैथोड पे, बाकी सब चला जाएगा। तो वो ये कह रहे थे लॉस इन मास ऑफ एनोड इज 50 ग्राम, मतलब एनोड का जो मास डिक्रीज हुआ है वो 50 ग्राम हुआ। तो ये 50 ग्राम अगर सारा का सारा कॉपर निकलता तो कैथोड का मास 50 ग्राम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आगे इसने लिखा हुआ है एंड द गेन इन मास ऑफ कैथोड इज 45 ग्राम, मतलब 50 ग्राम एनोड से निकला तो, लेकिन कैथोड तक सिर्फ 45 ग्राम पहुंचा। इसका क्या मतलब है? सिर्फ कॉपर निकलेगा यहाँ से, कॉपर जाएगा, बाकी अगर कोई चीज और निकली थी तो कैथोड तक नहीं जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। तो कॉपर सिर्फ कितना पहुंचा है? 45 ग्राम, मतलब 5 ग्राम जो है वो उसमें इम्प्योरिटी थी। अब इसमें कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस सैंपल ऑफ कॉपर, मतलब कितने परसेंट प्योर था। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कॉपर पूछ रहा है, तो एनोड में 50 ग्राम में से कॉपर कितना है? 45 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? 45 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। समझ आई बात? ये हमारी 90%। अगर वो परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछता तो क्या करते? अभी उसने परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कॉपर पूछा, अगर इम्प्योरिटी पूछता तो 50 ग्राम में से 5 ग्राम जो कॉपर नहीं था वो नीचे रह गया, वो नहीं गया कैथोड तक, मतलब 5 ग्राम की इम्प्योरिटी थी 50 ग्राम में से।
तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 50 ग्राम इंटू 100, तो परसेंटेज इम्प्योरिटी हो जाती है। मतलब 90% कॉपर है तो 10% जो है वो इम्प्योरिटी होगी। ठीक है जी, समझ आती है ये वाली बात? आगे बढ़े। जी, क्लास 10 तक है हमारे। आ, आ, इब्राहिम, कैथोड एनोड जरा इलेक्ट्रोलिसिस का वेट कर लो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, कह रहा है 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस वेपर हैज द सेम वॉल्यूम एज 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। देखो, कुछ चीजों के स्टेट्स जो है ना आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस हमेशा उसका फॉर्मूला होता है Cl2, वो Cl नहीं होता। तो क्लोरीन एटम कभी भी जो है वो Cl अकेला नहीं रहता, वो Cl2 बना के रहता है। तो क्लोरीन हमेशा क्लोरीन गैस की फॉर्म में होती है, नेचर में जो एग्जिस्ट करता है। तो आप कहोगे आपको कैसे पता कि क्लोरीन गैस Cl2 लिखना है? तो टाइम टू टाइम हमने जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने याद करते गए कि कौन सी चीज क्या होती है। लेकिन अभी मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए। जैसे कि क्लोरीन गैस है, वो Cl2 होता है। इसी तरह ग्रुप 7 का है ना क्लोरीन, ग्रुप 7 का फ्लोरीन होता है तो वो भी F2 की फॉर्म में होता है। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो भी Br2 होता है। फिर आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो I2 होता है। जैसे ग्रुप 6 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 होता है। अब ये कुछ कॉमन कॉमन है जो आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है डेट इज O2। इसी तरह जो नाइट्रोजन गैस होती है दैट इज N2। अच्छा, ग्रुप 8 की जो गैसेस होती हैं, हीलियम, ये मोनोटॉमिक होती हैं। हीलियम He एक ही मोनोटॉमिक रहेगी। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन, इन्होंने ऐसे ही रहना है। अच्छा, बाकी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट रहते हैं। मतलब सोडियम का अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो आप Na लिखोगे, कभी भी आप Na2, Na3 ऐसा कुछ नहीं लिखते, वो Na ही रहता है। ग्रुप 2 का कोई मेटल है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है तो Mg, एल्यूमिनियम है तो Al। ट्रांजिशन मेटल है, आयरन है Fe, कॉपर Cu। अगर वो किसी कंपाउंड में है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो Cu2O भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो Mg हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड है तो Na2 हो सकता है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है ना, सिर्फ अकेला है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट ये सिर्फ सिंपल आप लिखते हो एलिमेंट Na Mg Al, इसके साथ कभी भी 2 3 4 नहीं आता, बस 1 होता है। तो ये याद रखना है। अच्छा, क्लोरीन गैस का Cl2 होता है। अब वो ये मॉलिक्यूल बन गया तो इनके जो है मॉलिक्यूलर मासेस निकलेंगे, लेकिन ये जो मेटल्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इनके जो है वो एटॉमिक मासेस निकलेंगे। सही है। इसी तरह ये जो ग्रुप 8 की गैसेस हैं, नोबल गैसेस, इनके भी जो है वो एटॉमिक मासेस निकलेंगे, क्योंकि ये सारी भी मोनो एटॉमिक है। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। इसके अलावा कुछ कॉमन कॉमन गैसेस जो मैं कहता हूँ कि उसके फॉर्मूले याद रखो, वैसे पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाते हैं। हर चैप्टर में अलग अलग चैप्टर इनके ऊपर हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, अमोनिया हेबर प्रोसेस में पढ़ोगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड कॉन्टेक्ट प्रोसेस में पढ़ोगे। तो कुछ गैसेस वाटर का सबको याद होता है, तो कुछ कॉमन कॉमन फॉर्मूला भी आपको याद हो जाता है। बाकियों का क्या, बाकी प्रोडक्ट टेबल में और भी तो एलिमेंट्स है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकियों का आपको याद नहीं करना है। सही है। ग्रुप 7 के याद रखना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये याद रखना है। हाइड्रोजन गैस ये याद रखना है, हाइड्रोजन इज H2। हाइड्रोजन अकेला तो नहीं रहता ना, H के फॉर्म में, एटम अकेला नहीं रहता हाइड्रोजन का, इट स्टेज इन H2 फॉर्म, ये याद रखना है। बाकी एसिड्स के फॉर्मूले याद रखने होते हैं।
तो अब अगर वो बोलेगा क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस का मतलब क्या है, Cl2। ये याद रखना है, मतलब बताना मैं ये चाह रहा था। अभी जो क्वेश्चन है इसमें उसने बोला है कि 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस वेपर। फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है ना वो P होता है। अब ये P क्या है, P8 है, P4 है, P2 है, या सिर्फ P है? फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है ना वो होता है 31। मतलब अगर फॉस्फोरस का एटॉमिक मास देखो प्रोडक्ट टेबल में, डेट इज 31। अच्छा, अब वो तुम्हें कंपैरिजन भी करके दे रहा है, क्या फॉस्फोरस वेपर हैज द सेम वॉल्यूम एज 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल? अब सेम वॉल्यूम की बात कर रहा है दोबारा से, तो सेम वॉल्यूम का मतलब क्या है, सेम मोल्स। अच्छा जी, 71 ग्राम ऑफ अब क्लोरीन का तुम्हें फॉर्मूला भी पता है, क्लोरीन होता है Cl2। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस का क्या मतलब है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। तो 2 इंटू 35.5 अगर करोगे तो आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जो कि 71 ग्राम्स है। मतलब ये जो इसने 71 ग्राम दिया हुआ है वो बेसिकली 1 मोल ऑफ क्लोरीन की बात कर रहा है। और अगर क्लोरीन का 1 मोल की बात कर रहा है तो फॉस्फोरस का भी 1 मोल की ही बात कर रहा है, क्योंकि सेम वॉल्यूम कह रहा है मतलब सेम मोल कह रहा है। 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस का जो मास वो दे रहा है वो 124 दे रहा है। जैसे यहाँ पे 71 ग्राम्स आया ना 1 मोल ऑफ क्लोरीन का, तो इसका 124 आया है। और वो कैसे आया होगा, फॉस्फोरस के एटॉमिक मास को, जैसे क्लोरीन के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई बाय किया है इस 2 से जो कि क्लोरीन में Cl2 के साथ है। तो फॉस्फोरस के साथ वो क्या नंबर होगा जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं फॉस्फोरस के एटॉमिक मास को 31 को जो 124 बनाते, तो वो कितना होगा, x 124 डिवाइडेड बाय 31। समझ आई ये बात? वो आ रहा है 4, मतलब फॉस्फोरस P4 है, P4 की स्टेट में एग्जिस्ट करता है फॉस्फोरस। सही है। समझ आई बात, क्या पूछना है किसी को कुछ? देखो Cl2 के मैंने मोल्स नहीं निकाले, मुझे दिया हुआ था 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, मैंने 70 सिर्फ Cl2 का mr निकाला है, मॉलिक्यूलर मास निकाला है। तो वो मैंने जब निकाला, मुझे पता है Cl2 का फॉर्मूला Cl2 होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला Cl2 होता है। तो इसका अगर मैं mr निकालूं तो वो आ रहा है 2 इंटू 35.5 डेट इज 71 ग्राम। अच्छा, उसने भी मुझे 71 ग्राम ही दिया हुआ है, मतलब क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर मास ही दिया हुआ था। अब कोइंसिडेंटली दिया हुआ है उसने जानबूझ के। मुझे जब पता है कि क्लोरीन का mr 71 ग्राम आ रहा है, तो इतने मास जब भी क्लोरीन गैस होगी वो 1 मोल के बराबर होगी। अब उसने दिया हुआ 71 ग्राम है तो मतलब 1 मोल ही है ना उसका भी। अगर वो कुछ और दे देता, लेट से अगर वो उसने दिया हुआ होता मुझे 142 ग्राम्स, तो फिर मैं मोल्स निकाल के देख सकता था। मैं मोल्स ऐसे निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो मास उसने दिया हुआ है 71 ग्राम, मैं मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का निकालूं जो कि वो 71 ग्राम ही आएगा, Cl2 का mr 2 इंटू 35.5। तो नंबर ऑफ मोल कितने आने हैं, 1 मोल आने हैं। वो मुझे देख के भी पता चल जाता है ऐसे। आपको नहीं समझ आए तो आप निकाल के देख लेना। अब अगर वो 2 मोल आ जाते तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता वहां पे। इसी तरह फॉस्फोरस के भी मैंने बोला 1 मोल ही आने। अब फॉस्फोरस का ये मैंने एक्स लिया हुआ है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है, कितने मोल ऑफ एटम होंगे फॉस्फोरस के।
लेकिन मुझे ये पता चल गया कि जो 124 ग्राम फास्फोरस का मास है वो 1 मोल का मास है। कैसे? कि वो कह रहा है कि इतने मास का फास्फोरस का सेम वॉल्यूम है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अगर क्लोरीन का 1 मोल है तो फास्फोरस का भी 1 मोल होगा। अगर मैं फास्फोरस के लिए फॉर्मूला लगाऊं नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एमआर, तो मोल्स तो फास्फोरस के 1 है, मास 124 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास फास्फोरस का निकालने के लिए फास्फोरस का एटॉमिक मास मैं प्रोडक्ट टेबल से देखूंगा जो कि 31 है, मल्टीप्लाई बाय कितने मोल्स ऑफ एटम्स है फास्फोरस के, x है, मल्टीप्लाई बाय मैं x करूंगा 31 इंटू एक्स। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो x कितना आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 31। सही, गॉट इट। आगे बढ़े। अच्छा बस चलो आज यहीं तक रखते हैं। मंडे को जो है ना हम स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।